आप सभी को जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक वैकेंसी जारी हुई है, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर एसएफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो और पढ़ने वाला कॉलम है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपको एक पेज ओपन होगा। इस पेज में पहली वाली जो वैकेंसी है, जिसको मैं 1/2026 के अंतर्गत भर्ती हेतु रिक्तियों का प्रकाशन, आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ये वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होंगी, आप देख सकते हैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी दे रखी है, 4 जुलाई 2026 और 19 जुलाई 2026। 19 जुलाई उन लोगों के लिए है जो लोग रिमोट लोकेशन जैसे एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इस तरीके के जो भी स्टेट्स हैं, अंडमान निकोबार वगैरह। और यहाँ पर एज के लिए जो रिक्वायरमेंट दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, 1 जून 1999 से लेकर 1 जून 2008 तक दे रखी है। और इसकी जो डेट है वो दे रखी है टू बी कंसिडर्ड फॉर 1 जून 2026। ठीक है, तो बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सब वैकेंसीज़ भी दे रखी हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखो ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है कि इस तारीख को आपको एप्लीकेशन पहुँचानी है। एज कैलकुलेशन आपकी 18 अप्रैल 2026 से की जाएगी। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये बात का याद रखिएगा कि कोशिश करिए कि अगर A4 साइज़ का GSM पेपर, जो बॉन्ड पेपर होता है, थोड़ा मोटा होता है, वो रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए आसानी होती है उसको रखने में, इसलिए आपको उसको जो है प्रिंट कराते समय ये बात का ध्यान रखना है कि पेपर उस तरीके का हो, ज़्यादा अच्छा होगा। बट A4 साइज़ का नॉर्मल पेपर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपको जो है ज़रूरी जानकारियाँ दे रखी हैं। आप लोग फॉर्म भरने से पहले ज़रूर से ज़रूर एक बार इन जानकारियों के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, यहाँ पर CPL के बारे में विशेष जानकारी दे रखी है कि जिन भी CPL ने 170 दिन तक ग्रेफ में काम किया हुआ है और उन्हें अपनी OC यूनिट से एक लेटर लेके आना पड़ेगा। इसमें इनको 10% का वेटेज मिलेगा। जब भी रिटर्न एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड निकलेगा उस समय आपको वो वेटेज मिलेगा। ठीक है ना, बाकी उसका कोई भी ऐसा अदर रूल नहीं है। और बाकी यहाँ पर उन बंदों को भी छूट मिलेगी जो कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं और रीअपॉइंटमेंट वाले भी बंदों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी छूट दे रखी है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो कृपया वो चीज़ें नहीं करें और अपना फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। भरते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप खुद से जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 45 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब SC/ST वालों के लिए भी और ज़्यादा छूटें दे रखी है उनके थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि UR के लिए कोई भी जैसे एज का रिलैक्सेशन नहीं है, नील है। SC/ST के लिए 5 साल की है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की है। ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है क्या चीज़ है। और यहाँ पर देखिए आप वेटेज फॉर द इशू ऑफ द कॉल लेटर फॉर द रिटन एग्जाम, यहाँ पर जब भी रिटन एग्जाम के लिए जो भी कॉल लेटर आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आपको वेटेज के लिए ये दे रखा है। जैसे NCC सर्टिफिकेट वालों को 10% है, NCC सर्टिफिकेट वालों को 5% है, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए भी अलग छूट दे रखी है और सन ऑफ सर्विंग कैंडिडेट्स उनके लिए भी अलग है। तमाम चीज़ें हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको इस वेबसाइट के थ्रू भरनी पड़ेगी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसे अपने क्रोम ब्राउज़र पर पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 50 रुपये फ़ीस है, OBC के लिए भी 50 रुपये फ़ीस है और SC/ST और जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए नील है फ़ीस। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे ड्राफ्टमैन के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। यहाँ पर डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि आपको उस तरीके की अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो भी इट्स ओके। आपका नॉर्मल जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है वो क्वालिफिकेशन भी है तो भी चल जाएगा। जैसे कि इसमें 10+2 मांगी गई है SKT के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑपरेटर कम्युनिकेशन OCC के लिए, OEM के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए। OEM एक्चुअली जो एक्सवेटर और ये भी जो बड़ी मशीनें जैसे JCB वगैरह चलाते हैं उनके लिए, तो ये वैकेंसी उनके लिए भी आई हुई है। यहाँ अगर आप मशीन चलाने का लाइसेंस रखते हैं तो आप OEM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वगैरह के लिए भी ऑलरेडी जॉब्स दे रखी हैं, देखिए यहाँ पे। और ड्राफ्टमैन वगैरह के लिए कोर्स क्या है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्या क्या कोर्स है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी रिटन एग्ज़ाम के लिए। जैसे SKT के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन OCC के लिए है कई सारी इन्फॉर्मेशन। और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और OEM और इलेक्ट्रिशियन के लिए। बाकी SKT के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं है।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कि वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मेल कैंडिडेट्स के लिए है और इसे आपको कमांडेंट गिरफ्त सेंटर दीघी कैंप पुणे इसके में पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ही भेजना है, ठीक है ना। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको ये भी बताया गया है कि आपका जो है वैकेंसी कभी भी बढ़ और घट सकती है, इसमें कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, इस बारे में जानकारी ले लीजिए कि मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड और फॉर्म है उसको आपको सिंगल पेजेस में प्रिंट करना है और एडमिट कार्ड को फ्रंट और बैक पेज में दोनों साइड में प्रिंट करना है, ठीक है ना। और एक लिफाफा लेना है, इस लिफाफे के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द नेम ऑफ द पोस्ट और अंडर विच कैटेगरी यू आर मेंशनिंग, ठीक है ना। तो मतलब जिस भी कैटेगरी के थ्रू आप फॉर्म डाल रहे हैं वो आपको मेंशन करके ऊपर लिफाफे में ही बता देना है, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम होगा आपका वो OMR बेस्ड होगा, तो आपको सारा जो भी सिस्टम है वो सारा OMR बेस पे ही होगा, आपको प्रैक्टिस उसी बेस पे करनी है। ऑनलाइन मोड में कोई भी नहीं है यहाँ पे एग्ज़ाम, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए यही चीज़ है। SC/ST के बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि SC/ST कैटेगरी वालों के लिए क्या है इन्फॉर्मेशन, OBC EW सबके लिए बता रखा है कि अगर आप इन केस कभी भी सिलेक्शन पाते हैं और आपका मार्क्स जो है ऑलरेडी वो जनरल कैटेगरी ज़्यादा है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। और अगर आप किसी प्रकार का झूठ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें आपका जो कैंडिडेचर है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे रीअपॉइंटमेंट, ये सर्विस कंडीशंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के लिए आपको 2 साल का समय दिया जाएगा उनको वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ें आपकी OC नोट कर लेगी, आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं करना, बस आप किसी भी प्रकार की फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और पे स्केल पे आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, पे स्केल देख लीजिए, उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल पेट और उसके बाद TT ट्रेड टेस्ट, अगर ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल है तो, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 4 पोस्ट के लिए ही यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर प्राइमरी मेडिकल एग्जाम और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद इंडक्शन या ज्वाइनिंग बोलते हैं जिसको हम लोग। यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दे रखी है, जैसे कि आपको जो रिटन एग्ज़ाम है वो OMR बेस भी हो सकता है और जो है राइटिंग बेस पे भी हो सकता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा, आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें पासिंग क्राइटेरिया भी रख रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 50% है और SC/ST के लिए 40% है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर भागना है 10 मिनट में, और बहुत आसान होता है, सब लोग भाग लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग हो जाता है, इसमें ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ देंगे आप तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़नी है। और जैसे कि इस पॉइंट को आप देखिए यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म यू हैव टू प्रोड्यूस देम इन केस ऑफ DV, अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो DV में आपको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, वो भी रीजन वाइज हैं, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं, जैसे कि आपके जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो आप फिट होने चाहिए पूरी तरीके से, आपके अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, अगर बीमारी है तो उसे आप प्लीज़ सही करा के आएँ। और यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिनके थ्रू आप परमानेंट रिजेक्शन भी पा सकते हैं, कि मतलब आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको टेम्परेरी रिजेक्शन के लिए भी कुछ टर्म्स दे रखे हैं। और आपके कुछ माइनर डिफेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे माइल्ड DNS हुआ, माइल्ड फ्लैट फुट हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड्स भी आपके मेंटेन होने चाहिए। ये फॉर्म है, फॉर्म का फ्रंट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, इन तीनों को आपको सिंगल पेजेस में प्रिंट कराना है। जबकि जो चौथा नंबर और 5वां नंबर है इसका चौथा और 5वां पेज आपको 1 बाय 1 प्रिंट करना है, मतलब एक के पीछे एक करके, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट का तरीका है कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।